नमस्कार। हमारा ये वीडियो आज का कक्षा 9 के लिए है। कक्षा 9 में हम लोग कृतिका का मेरे संग की औरतें मृदुला गर्ग जी का पाठ पढ़ रहे हैं। मृदुला गर्ग जी ने पिछले वीडियो में हमें ये बताया था कि परदादी ने उस चोर को किस प्रकार से अपने खेत में करने वाला एक मजदूर बना लिया, यानी खेती करवाने के लिए उसे किस तरह मजबूर किया। आज के वीडियो में हम लोग ये देखेंगे कि परदादी के अलावा अब लेखिका हमें क्या बता रही हैं। लेखिका हमें ये बताएंगी कि हमने उस चोर को अपने युवावस्था में देखा था। वो बड़ा ही सीधा और भला मानुस था और वो बहुत डरा डरा भी रहा करता था। शायद दादी के उन वचनों को जानता था कि उनके तार इस लोक से उस लोक तक, यानी दादी के सीधे तार ईश्वर के साथ जुड़े हुए थे, ऐसा उसे आभास था। लेकिन वह बता रहे हैं कि जब वो 9 वर्ष की थीं तो 15 अगस्त 1947 की हमारे देश को आज़ादी प्राप्त हुई थी। तो 15 अगस्त 1947 को उनकी आयु 9 वर्ष थी। उस वक्त उनको टाइफाइड हुआ था और जिस वजह से वो आज़ादी के समारोह में भाग न ले सकी। इस बात का उन्हें बहुत दुख था और वो इस काम में आज़ादी के जश्न में जाने के लिए बहुत परेशान थी और उन्होंने अपने पिता से बहुत जिद भी की थी। परंतु जब वो नहीं माने और डॉक्टर ने मुझे इजाज़त नहीं दी कि मैं जा करके इस कार्य को करूं, यानी कि उस समारोह में भाग लूं, अंत में परेशान होकर उनके पिता ने उन्हें एक ब्रदर्स करामजो नाम का उपन्यास दिया और उसको पढ़ने के लिए कहा। लेखिका बहुत रोई। थोड़ी देर के बाद जब सारे लोग घर के चले गए तब उसने देखा कि मेरे पिता एक कमरे में बैठ कर के एक पुस्तक पढ़ रहे हैं। तो वो उनको देखा देखी लेखिका भी पिता के द्वारा दी गई उस पुस्तक को पढ़ने लगी। लेखिका करे कि जब मैंने उसको पढ़ना शुरू किया तो उसके बाद मुझे उठने का अवसर प्राप्त नहीं हुआ। यानी वो इतना इंटरेस्टेड था कि मैंने एक के बाद एक पाठ पढ़ती रही। लेखिका कह रही कि मेरी उम्र उस समय इतनी अधिक नहीं थी कि मैं उसके सारे भाव और पाठों को समझ पाती, परंतु मैंने जितना समझा उसको कई बार पढ़ करके मैंने थोड़ा थोड़ा समझा। लेकर बताना चाहती हैं कि उसमें एक चैप्टर, एक पाठ ऐसा था जिसने मुझे सबसे ज़्यादा प्रभावित किया और वो था बच्चों के ऊपर किए जाने वाले अनाचार और अत्याचार पर। लेखिका करें कि उस पाठ को मैं एक बार में ही समझ गई और वो मेरे पूरे जीवन तक मेरे साथ था। लेखिका करें कि मैंने अपनी कहानियों और अपने लेखों में उस पाठ के प्रभाव को स्पष्ट देखा है। वो कहना चाहती हैं कि जो व्यक्ति बचपन में जो क्रियाएं करता है या जीवन में कुछ ऐसी घटनाएं घटित होती हैं जिसका प्रभाव उसके जीवन पर हमेशा रहता है, ऐसा ही वो पाठ था। लेखिका अपने जीवन की उन सभी घटनाओं को याद करती है। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं कि लेखिका और क्या क्या कर रही हैं। हम लोग मृदुला गर्ग जी का मेरे संग की औरतें पढ़ रहे हैं। पिछली बार लेखिका ने हमें बताया कि परदादी किस प्रकार सेंध लगाकर घुस आए चोर से बातचीत करके उसका मुकाबला करती हैं और उससे पानी भरवाती हैं, पानी पीती हैं और पानी पीने के बाद अपने बचे हुए पानी को, यानी लोटे में जो पानी बचा था उसको चोर को पिला दिया। चोर को पिलाने के बाद उन्होंने कहा कि अब हम दोनों लोगों ने एक ही लोटे में पानी पी लिया, तो अब हम माँ और बेटे हो गए। तो उन्होंने चोर के सामने ऑप्शन रखा, विकल्प रखा कि या तो तुम चोरी कर लो या फिर खेती कर लो। उनका कहने का मतलब ये था कि अगर तुम चोरी करते हो तो मैं तुम्हें पकड़ के पुलिस के हवाले या अपने सुरक्षा गार्ड जो थे उनके नकुल की कोठी के उनको दे दूंगी और वो तुम्हारी पिटाई करेंगे और तुम्हें इसके लिए प्रताड़ित करेंगे, या तुम चुपचाप खेती कर लो। यानी दादी का कहना था कि उनके खेतों में जाकर तुम खेती करो और तुम्हें किसी भी सज़ा से मुक्ति मिल जाएगी। दादी ने बड़ी चालाकी से उस चोर को एक शरीफ आदमी बनाने का उपाय खोज लिया, साथ ही चोर को सज़ा भी दे दिया। अब इसके आगे की कहानी हम लोग देखते हैं। बेटा बेचारा किस लायक रह गया होगा। लेखिका कह रही हैं कि जब परदादी ने चोर को अपना बेटा बना लिया
तो परदादी का बेटा बनने के बाद वह चोर किसी लायक नहीं रह गया, यानी उसकी जो क्वालिटी थी वो समाप्त हो गई। सो रोमांचक धंधा छोड़ खेती से लगा। तो चोरी जैसा एक रोमांचकारी कार्य, चोरी करना एक रोमांचक घटना है। जो जिसकी चोरी होती है उसको दुख होता है, परंतु जो चोरी करता है वो बड़ा ही माहिर और बड़ा सतर्क व्यक्ति होता है। लेखिका कह रहे हैं चोर की ये जो बिजनेस था चोरी करने का, वो आज परदादी ने समाप्त कर दिया था और उसे खेती करने पर मजबूर कर दिया। सालों साल लगा रहा। लेखिका कह रहे हैं कि वह हमारे खेतों में वर्षों तक लगा रहा। जब मैंने उसे देखा तो वह बड़ा भला मानुस बूढ़ा लगा मुझे, डरा डरा हैरान सा। लेखिका कह रहे हैं कि जब मैंने उसको देखा था तो वो बड़ा भला मानुस यानी एक अच्छा व्यक्ति नजर आया, और मेरे बड़े होने तक वह बूढ़ा हो चुका था और वो एक सज्जन व्यक्ति लग रहा था, परंतु उसके चेहरे पर हमेशा डर बना ही रहता था और उसे हमेशा इस बात की हैरानी होती रहती थी कि ये मैं कहाँ फंस गया और किसके चक्कर में फंस गया। चोर चोर था, परंतु मानवीय क्रियाओं से अलग नहीं था। लेखिका कहना चाहती हैं कि उसके अंदर भी डर भय नाम की कमजोरियां थीं, और परदादी के विषय में ये मशहूर था कि उनके तार ईश्वर से जुड़े हुए हैं। दादी इधर जो भी कहती हैं ईश्वर उधर से तथास्तु ही कहते हैं। इस तरह से चोर ये जानता था कि अगर मैं दादी से अलग होकर भाग जाता, चोर भाग भी सकता था, परंतु वो जानता था कि अगर मैं भाग गया तो ये दादी अपने ईश्वर के द्वारा मुझे पुनः खोज लेगी और मेरे साथ पता नहीं क्या व्यवहार करेगी। इसलिए बेचारा वो बड़ा डरा हुआ था और दादी की क्रियाओं से हैरान भी था, और सालों साल चुपचाप दादी के खेतों में खेती करता रहा। अब खानदानी विरासत कहिए या जीवाणुओं का प्रकोप, उन दो सनकी बुढ़ियों के बीच में ऐसी फंसी कि एक तरफ माँ जी के चलते अपने लड़की होने पर कोई हीन भावना मन में नहीं उपजी, दूसरी तरफ नानी के चलते देश की आज़ादी को लेकर नाहक रोमानी ही रही। लेखक कह रहे हैं कि अब ये मेरा खानदानी विरासत यानी खानदान से प्राप्त हुई संपत्ति या प्रॉपर्टी। लेखक कह रहे कि मेरे खानदान का असर था मुझ पर, या उन जीवाणुओं का प्रकोप था जो दो सनकी बुढ़ियों के बीच में मैं फंस गई थी। लेखिका कह रहे हैं एक तरफ माँ जी के चलते, एक तरफ मेरी माँ जी यानी परदादी थी जिन्होंने अब मन्नतें मांगकर हम कन्याओं को उत्पन्न किया था। लड़की होने की हीन भावना मन में नहीं उपजी थी। परदादी ने हम बहनों को इतनी स्वतंत्रता दी थी कि हमें कभी भी ये महसूस नहीं होता था कि हम लड़कियां हैं। लेखिका कहना चाहती हैं कि जिस समय हम पैदा हुए थे, जो हमारा समय था, उस समय समाज में लड़कियों को बहुत अधिक महत्व नहीं दिया जाता था, परंतु हमारा घर ऐसा था जहाँ पर लड़की और लड़के में भिन्नता नहीं की जाती थी, यानी हम दोनों, लड़की और लड़के दोनों में समानता का व्यवहार किया जाता था और सबको पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त थी अपना जीवन जीने की, अपनी इच्छाओं को प्रकट करने की और अपनी बातों को बताने की। मन में नहीं उपजी। दूसरी तरफ नानी के चलते देश की आज़ादी को लेकर नाहक रोमानी ही रही। लेखिका ने शुरू में ही बताया था कि हमने अपनी नानी को नहीं देखा था, नानी से कहानियाँ नहीं सुनी थी, पर नानी की कहानी अवश्य सुनी थी। लेखिका कह रहे हैं कि मेरी नानी की जो आज़ादी की लड़ाई में हिस्सा लेने वाली बात थी वो मुझे बड़ी रोमांच करती थी, मेरे अंदर एक रोमांच उत्पन्न करती थी और उस रोमांच से मैं बड़ी प्रभावित होती थी। लेखिका कहना चाहती हैं कि मैं इन परदादी और उन नानी के व्यक्तित्व के बीच में ऐसी फंसी कि मुझे अपने व्यक्तित्व का अनुमान ही ना रहा। लेखा करें 15 अगस्त 1947 को जब देश को आज़ादी मिली, या कहना चाहिए कि अब आज़ादी पाने का जश्न मनाया गया, तो दुर्योग से मैं बीमार थी। लेखिका कहें 15 अगस्त 1947 को देश स्वतंत्र हो गया।
और इस दिन आज़ादी का जश्न मनाया जाने लगा। करें जब आज़ादी के जश्न मनाया गया था तो दुर्योग यानी दुर्भाग्य से मैं बीमार थी। उन दिनों टाइफाइड खासा जानलेवा रोग माना जाता था। लेखिका बताना चाहती हैं कि 1947 में वे टाइफाइड रोग से ग्रसित थीं और टाइफाइड रोग एक ऐसा रोग माना जाता था जो व्यक्ति की जान भी ले सकता था। इसलिए मेरे तमाम रोने धोने के बावजूद डॉक्टर ने मुझे इंडिया गेट जाकर जश्न में शिरकत करने की इजाज़त नहीं दी। लेखिका कह रहे हैं कि उन्होंने बहुत कोशिश की कि उन 15 अगस्त 1947 को आज़ादी का जश्न जो इंडिया गेट पर मनाया जा रहा था वह भी जाकर देखें, परंतु डॉक्टर ने टाइफाइड बीमारी के प्रभाव और प्रकोप को देखते हुए लेखिका को किसी भी प्रकार से इजाज़त मतलब मंजूरी नहीं दी, स्वीकृति नहीं दी कि वो जश्न यानी उत्सव में शिरकत करें। शिरकत करना यानी शामिल होना। वे जश्न 15 अगस्त 1947 के जश्न समारोह में या समारोह जो मनाया जा रहा था आज़ादी का उसमें जाए। इस तरह से लेखिका न जा सकी। चूँकि डॉक्टर अपने नाना के परम मित्र थे उनसे लेखिका कहना चाहती हैं कि चूँकि डॉक्टर अपने नाना के परम मित्र उनसे ज़्यादा नाना थे, इसलिए हमारे पिताजी जो बात पर सत्ता अधिकारियों से लड़ते भिड़ते थे चुप्पी साध गए। लेखिका कह रहे हैं कि मेरे जो डॉक्टर थे वो मेरे नाना द्वारा भेजे गए डॉक्टर थे, कि मेरे नाना नाना ही थे और ये डॉक्टर साहब मेरे नाना के भी नाना थे। यानी पिताजी अगर ना मेरे नाना जी एक बात कहते थे तो ये मेरे नाना जी को प्रसन्न करने के लिए डॉक्टर साहब दो बातें और कहते थे। इसलिए लेखक करें कि ये मेरे नाना से भी बड़े नाना थे। लेखिका कह रही हैं कि जो बात बात पर सत्ताधिकारियों से लड़ते फिरते थे मेरे पिताजी, तरह तरह की बातों से और प्रशासन से नारियों और देश की आज़ादी के लिए लड़ते फिरते थे, इस मामले में चुप्पी साध गए। यानी लेखिका कह रहे हैं कि अगर पिताजी चाहते, मेरे पिता चाहते, तो वो मुझे स्वतंत्रता आंदोलन के उत्सव में जरूर ले जाते या जाने देते, परंतु नाना के प्रभाव इतना अधिक था उन पर कि वो नाना की बातों को नहीं टाल सकते थे। इसलिए उन्होंने इस बारे में कुछ भी बोलना उचित न समझा और चुपचाप रहे। मैं बदस्तूर रोती कलपती रही। क्या कोई बच्चा इकलौती गुड़िया के टूट जाने पर रोया होगा? लेखिका करें मैं बदस्तूर कहें जैसा कि प्रचलन, बदस्तूर यानी जैसा कि नियम है, प्रचलन है, अगर कोई बात नहीं मानी जाती किसी बच्चे की तो बच्चा रोने लगता है। लेखिका करें मैं भी खूब रोई और खूब कल्पी। करें मैं ऐसा रोई कि ऐसे जैसे किसी बच्चे की इकलौती गुड़िया टूट जाने पर भी वो नहीं रोया होगा। लेखिका करें कोई बच्चा जिसके पास खिलौने के नाम पर एक ही खिलौना रहा हो और वह भी टूट जाए तो वो बहुत दुखी होता है। वैसी हालत, उससे कहीं बुरी हालत मेरी थी। मेरा ऐसा सपना टूटा था जिससे जीवन में दोबारा फिर मिलना संभव नहीं था। इसलिए लेखिका करें मैं बहुत दुखी हुई और मैं बहुत रोई। मेरी उम्र तब 9 बरस की थी। लेखिका बता रहे हैं उस वर्ष जब स्वतंत्रता प्राप्त हुई तब मेरी जो आयु थी वो 9 वर्ष की थी। कहते इतनी छोटी नहीं कि गुड़िया से बहलती और इतनी बड़ी नहीं कि डॉक्टरी तर्क समझती। लेखिका करें कि मैं इतनी छोटी भी नहीं थी कि किसी गुड़िया को देखकर मुझे बहलाया जाता, और मैं इतनी बड़ी भी नहीं हुई थी कि डॉक्टर के तर्कों को और उसकी थ्योरी को समझ करके बातों को मान लेती। तंग आकर पिताजी ने मुझे ब्रदर्स करामजो उपन्यास पकड़ा दिए। तंग आकर यानी परेशान होकर मेरे पिता ने मुझे ब्रदर्स करामजो उपन्यास दे दिया पढ़ने के लिए। किताबें पढ़ने का मुझे मिराक था। मिराक यानी सनक थी। लेखा करें किताबें पढ़ने की मुझे सनक थी और मेरे पिता ने 9 वर्ष की उम्र में ही मुझे बड़ी बड़ी किताबें पढ़ने का चांस दिया था, मौका दिया था, और उन्हीं मौक़ों में एक मौका मुझे और दिया ब्रदर्स करामजो पढ़ने का,
जब कुछ देर बाद मैंने देखा कि पिताजी को छोड़कर घर के बाकी सब प्राणी पलायन कर चुके थे और पिताजी दूसरे कमरे में बैठे अपनी किताब पढ़ रहे थे, तो रोना धोना छोड़कर मैं भी किताब खोल ली। लिखा कर रहे हैं कि मेरे पिताजी मेरे घर में ही थे। सब लोग, घर के सभी सदस्य स्वतंत्रता आंदोलन के उत्सव में जा चुके थे। सिर्फ मेरे पिता अपने कमरे में बैठ कर के एक किताब पढ़ रहे थे। मैंने भी रोना धोना छोड़ा और पिता की देखा देखी मैंने भी किताब पढ़ना शुरू किया जो पिताजी ने मुझे दी थी। एक बार शुरू कर लेने पर उसने मुझे इतनी मोहलत यानी मौका, अवसर नहीं दिया कि दोबारा रोना शुरू करूं या कोई और काम पकड़ूं। लेखक कहने कि ब्रदर्स करामजो ऐसा उपन्यास था, ऐसी पुस्तक थी जिसको मैंने जब एक बार पढ़ना शुरू किया तो मुझे कुछ और पढ़ने की आवश्यकता ना हुई और ना ही मैं ये समझ पाई कि मुझे कोई और काम करना चाहिए। लेखक कहना चाहती हैं कि मुझे इसमें इतना इंटरेस्ट आया, इतना अच्छा था कि मैं दूसरे किसी भी कार्य को छोड़ दिया मैंने और किसी भी जिद को छोड़ करके मैं सिर्फ और सिर्फ इस उपन्यास को पढ़ती रही। उस वक्त ब्रदर्स करामजो मुझे देने में क्या तुक थी। लेखा करे मेरे पिता ने उस वक्त मेरी 9 साल की उम्र में और जब सब लोग आज़ादी की जश्न को देखने जा रहे थे, उस वक्त भला मेरे पिता ने मुझे ब्रदर्स करामजो क्यों दिया, तब मेरी समझ में नहीं आया। किताब कितनी समझ में आई वह अब तक नहीं जानती। लेखिका कह रहे हैं कि मुझे ये बात भी समझ में नहीं आई कि पिता ने मुझे ये पुस्तक क्यों दी और उसी वक्त क्यों दी। अब लेखिका ये भी स्वीकार कर रही हैं कि इस पुस्तक के कितने पन्ने और कितने भाग मुझे समझ में आए ये कह पाना भी बहुत कठिन है। लेखिका कहते हैं कि मैं पढ़ा ज़रूर, मुझे बहुत इंटरेस्ट आया पर मैं उसे ठीक तरह से समझ न सकी। किताब कितनी समझ में आई अब नहीं जानती क्योंकि उसके बाद इतनी बार पढ़ी कि सारे पाठ आपस में गड्ढ-मड्ढ हो गए। लेखा करेंगे उसके बाद मैंने इतना कुछ पढ़ा कि वो सब कुछ एक दूसरे में मिक्स हो गया। गड्ढ-मड्ढ हो जाना, मिक्स हो जाना। करें कितना पहली बार में पल्ले पड़ा, कितनी बाद में कहना मुश्किल है। लेखा करें कि कब जब मैंने इस किताब को पहली बार पढ़ा तो वो कितना मुझे समझ में आई मुझे पता नहीं, और जब बाद में मैंने इसे पढ़ा तो वो कितना मुझे और समझ में आई ये बता पाना भी बहुत कठिन है। पर इतना विश्वास के साथ कह सकती हूँ कि उसका एक अध्याय जो बच्चों पर होने वाले अनाचार अत्याचार पर था, मुझे पहली बार में ही लगभग कंठस्थ हो गया। कंठस्थ हो जाना यानी याद हो जाना। लेखा करे कि मैं उसके पूरे उपन्यास को ठीक प्रकार से समझ पाऊँ ये मैं स्वीकार करती हूँ कि नहीं समझ पाई। पर तो उसमें एक पाठ था जो एक अध्याय था जो बच्चों के ऊपर होने वाले अनाचार और अत्याचार पर लिखा गया था। लेखा करें ये वाला भाग मुझे पहली बार में ही याद हो गया। लेखा कहना चाहती हैं कि वो मेरे पक्ष में था और मैं उसे अच्छी प्रकार समझ पा रही थी, इसलिए पहली ही बार में मैंने उसे पूरा का पूरा याद कर लिया। उम्र के हर पड़ाव पर वह मेरे साथ रहा और मेरे लेखन के एक महत्वपूर्ण भाग को प्रभावित करता रहा। लेखक ने कि मैंने जो उसको पढ़ा उस पाठ को वो पाठ मेरे जीवन में लगातार मेरे साथ चलता रहा, यानी जीवन के प्रत्येक क्षण में वह मेरे साथ रहा और मैं जितना भी लिखती हूँ या लिखती रही वो सभी उस पाठ से प्रभावित रहा है। जैसे जादू का कालीन मेरा नाटक नहीं, वह 3 किलो की छोरी जैसी कहानियाँ, वह कठगुलाब उपन्यास के कई अंश। लेखिका ये अपनी रचनाएं बता रही हैं कि जादू की कालीन मेरा नाटक नहीं, वह 3 किलो की छोरी जैसी कहानियाँ और कठगुलाब उपन्यास के बहुत सारे अंश उस ब्रदर्स करामजो के उस पाठ से संबंधित हैं जो मैंने बचपन में पढ़ा था, और वो पाठ
मुझे कंठस्थ यानी पूरी तरह से याद हो गया था। तो लेखक कह रहे कि ब्रदर्स करामजो ने मुझे उस वक्त सहारा दिया और उसकी कुछ चीज़ों को ऐसा मुझे याद हुआ जो मेरे जीवन में लगातार मेरे काम आती रही। आज हम लोग यहाँ तक देखेंगे, इसके आगे वाला वीडियो हम लोग अगली बार देखेंगे।